हेलो एंड वेलकम टू एंड्योरेंस ट्यूब। अगर आपका मन में टीडीएस को लेकर कोई भी डाउट है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपका डाउट जरूर क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टीडीएस का फुल फॉर्म होता क्या है? टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स। मतलब इनकम जहां से जनरेट हो रहा है, जिस सोर्स से इनकम जनरेट हो रहा है वहीं से कुछ पोर्शन इनकम का एज ए टैक्स आपका डिडक्ट कर लिया जाता है इस मैकेनिज्म के अंडर। आगे बढ़ने से पहले हम लोग को दो टर्म अच्छे से समझना जरूरी है। एक है डिडक्टर, दूसरा है डिडक्टिव। डिडक्टर किसको बोलते हैं और डिडक्टिव किसको बोलते हैं? डिडक्टर वो हो गया इन सिंपल टर्म जो आपका टैक्स डिडक्ट करता है, और डिडक्टिव जिसका टैक्स डिडक्ट होता है। अभी आपका मन में एक जेन्युइन डाउट ये आ रहा होगा, ये टीडी का कंसेप्ट आया ही क्यों है, इसका जरूरत ही क्या था? तो इसको समझने के लिए हम लोग छोटा सा एक केस स्टडी लेके चलते हैं। इसको टीडीएस का साइकिल भी कहा जाता है। इसको समझने से आपको ये सारा जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं आपका कोई एक बैंक में एफडी है। बैंक में एफडी होने से बैंक आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, या तो मंथली या तो क्वार्टरली या फिर ईयरली। ये बैंक वाइज डिफर करता है, सबका पॉलिसी अलग होता है। तो हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं बैंक आपको 1 लाख रुपया इंटरेस्ट पे कर रहा है एफडी के ऊपर। ठीक है। तो 1 लाख रुपया जब इंटरेस्ट वो पे करता है उसके ऊपर वो टीडीएस करता है। क्यों करता है? क्योंकि इंटरेस्ट एंड एफडी के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल है। और भी बहुत सारा इनकम है जिसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल है। ये आपको वीडियो में आगे जाके पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये जान लीजिए इंटरेस्ट एंड एफडी के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल है। और ये टीडीएस का रेट जो है 10% है। और मॉनिटरी लिमिट जो है 10,000 है। मतलब क्या है मॉनिटरी लिमिट का मतलब? अगर इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000 से ज्यादा है एनुअली, तो आपके ऊपर वो टीडीएस काटेगा बैंक। अगर 10,000 से नीचे है तो टीडीएस काटेगा नहीं। अब टीडीएस काटने का प्रोसीजर होता क्या है? जब आपको बैंक 1 लाख रुपया इंटरेस्ट पे करने जाता है, या तो पे करता है या फिर एक्रू हो जाता है, या फिर आपका एफडी के साथ जो ऐड हो जाता है एक्रू का मतलब। तो वो 1 लाख रुपया जब वो आपका पेमेंट कर रहा है तो वो क्या करेगा? 10% 1 लाख के ऊपर होता है 10,000। वो 10,000 आपका टीडीएस के नाम पर डिडक्ट कर लेगा, आपको 90,000 प्रोवाइड करेगा, या फिर 10,000 90,000 आपका एफडी में वो एड बैक करेगा एक्रू करके। बाकी का 10,000 जो है वो जब टीडीएस रिटर्न करेंगे आपका पैन का अगेंस्ट में भर के गवर्नमेंट को पे कर देंगे। और आपको एक फॉर्म 16 है जो कि टीडीएस सर्टिफिकेट होता है बेसिकली, आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर सैलरी का हुआ तो 16 होता है टीडीएस सर्टिफिकेट, अगर अदर देन सैलरी हुआ तो 16 ए होता है। ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर देंगे 16 ए का। तो उसमें वो ही लिखा हुआ रहता है कि हाँ, मैंने आपका टीडीएस काटा है और गवर्नमेंट को अकॉर्डिंगली पे भी कर दिया है। तो वो क्या होता है, गवर्नमेंट के पास आपका नाम पे ये जमा हुआ रहता है पहले से ही। टीडीएस बेसिकली टैक्स ही होता है, तो पहले से ही टैक्स आपका जमा हुआ रहता है। तो फिर क्या होता है, ये हम लोग ये आजिम कर रहे हैं आपका 1 लाख रुपया है इंटरेस्ट एंड एफडी। बाकी कोई कोई सोर्स है, वहां से भी आपका कोई इनकम होगा। दूसरा सोर्स है जैसे सैलरी हो गया, बिजनेस इनकम हो गया, अदर सोर्सेस हो गया। तो बहुत सारा सोर्स और है जहाँ पे आपको इनकम हो सकता है। मान लेते हैं वो सब इनकम भी आपका है, तो वहां से कुछ कुछ आपका इनकम होता है। और फिर आपको ईयर एंड में आप क्या करते हैं, आपका जो टोटल जो है इनकम, ये आप कैलकुलेट करते हैं इनकम कितना है मेरा ये साल का, हमको कितना टैक्स देना है या फिर क्या करना है, मेरा टोटल इनकम कितना है, ये आप कैलकुलेट करते हैं। हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं 1 लाख रुपया आपका एफडी का इंटरेस्ट है, और बाकी सारा सोर्स का इनकम मिला के आपका टोटल हो रहा है 3 लाख रुपया। और आपको ये अगर पता नहीं है तो ये आप नोट कर लीजिए कि 2.5 लाख आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। 2.5 लाख तक आपको छूट है। अगर ये हम मान के चल रहे हैं आपका उम्र जो है 60 साल से कम है, और आप ओल्ड स्कीम को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका 2.5 लाख का बैठता है जो है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। और आपका जो एटीसी में इन्वेस्टमेंट है, तो वो मान मान के चलते 50,000 तक है। ठीक है। तो 50,000 तक इन्वेस्टमेंट है, तो उसी हिसाब से आपका 3 लाख के ऊपर भी आपको कोई टैक्स देना नहीं है। फिर आपका टैक्स लायबिलिटी कितना बन रहा है? जीरो। और आपने गवर्नमेंट को ऑलरेडी कितना पे कर दिए हैं? 15,000। मतलब आप डायरेक्टली नहीं किए, लेकिन बैंक आपका बिहाफ में 15,000 पे कर दिए हैं। तो फिर आपका तो ज्यादा पे हो गया, मतलब आपको पे करना नहीं था, आप पे कर दिए, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपको पैसा वापस मिल जाएगा। वापस मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। जब आप रिटर्न आपका भर देंगे तो आपका वो इनकम जो है 15,000 आपका रिफंड के रूप में आपको वापस मिल जाएगा। ये सवाल भी आ सकता है आपका मन में, इतना दिन गवर्नमेंट आपका पैसा लेके रखा जबकि आपको देना ही नहीं था, तो फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट देना चाहिए। हाँ जरूर, गवर्नमेंट इसके ऊपर इंटरेस्ट देता है, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट रेट के हिसाब से वो देता है। जो भी हो इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड होता है। ये हो गया टीडीएस का साइकिल। इसमें क्या है कि आपका टीडीएस करता है और किस हिसाब को वापस आपको मिल जाता है। जैसे हम बोला आपको फॉर्म 16 एक टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, वैसे ही क्या है कि कोई भी आपका जो जैसे कि एक डायरेक्टर हुआ, आपका बहुत सारा और भी बैंक होगा जहाँ से आपको टीडीएस कट रहा होगा।
और भी बहुत सारा सोर्स होगा जहाँ से आपको टीडीएस कट रहा होगा। तो वो क्या होगा, सारा टीडीएस आपका साल भर में जितना भी आपका टीडीएस कटा होगा, आपका प्रोफाइल के अंदर एक फॉर्म होता है, फॉर्म 26 उसमें वो सारा आ जाता है। जब आपको अपना रिटर्न भरना होता है तब ये फॉर्म 26 को आपको चेक करके कितना आपका जो टैक्स लायबिलिटी बन रहा है, उसी हिसाब से कितना आपका टीडीएस ऑलरेडी जमा हुआ है, उसको चेक करके आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ठीक है। टीडीएस कॉन्सेप्ट होने से हुआ क्या अलग, यहाँ पे आपका कोई भी इनकम है, एक बार आपका कोई आपका टीडीएस रिटर्न में आपका पैन नंबर डाल देता है, तो वो इनकम गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड हो गया कि ये आपने इनकम कमाया है। तो वो इनकम आप छुपा नहीं सकते। जब आप रिटर्न भरेंगे उस इनकम को आपको दिखाना ही होगा, नहीं तो आपका जो रिटर्न है वो इनवैलिड हो जाता है। ये एक मेजर डिफरेंस आ गया जब टीडीएस आया। तो उसमें ये क्या हुआ कि ये सारा इनकम एक बार आपका पैन कहीं पे आ गया किसी का टीडीएस रिटर्न में, तो वो सारा पॉपअप हो जाता है आपका 26 में। और एक बार वो 26 में इनकम आ गया, तो आपको वो इनकम को अपने आईटीआर में दिखाना ही होगा। मतलब आप अपने इनकम को छुपा नहीं सकते, मतलब टैक्स इवेशन हो ही नहीं सकता है। इसीलिए टीडीएस को बहुत अच्छा स्टेप माना जाता है, क्योंकि टीडीएस आने से बहुत सारा टैक्स इवेशन से बचा जा सकता है। अगर आपका मन में अभी एक डाउट भी आ सकता है कि सामने वाला अगर मेरा टीडीएस नहीं काटता है, क्योंकि टीडीएस काटना तो उसके ऊपर है, मेरा तो कोई लायबिलिटी है ही नहीं, मैंने इनकम कमाया। और टीडीएस का कॉन्सेप्ट यही भी बोलता है, जो आपका पे करता है इनकम उसको काटना है। अगर सामने वाला नहीं काटा तो क्या होगा? हाँ, इसके ऊपर ही प्रोविजन है। टीडीएस काटता कौन है, किसको काटना चाहिए, किसके ऊपर लायबिलिटी है, ये आपको आगे जाके पता चलेगा। लेकिन एक छोटा सा अभी आप ग्लिम्स दे देते हैं। इसमें क्या है कि अगर सामने वाला आपको इनकम पे किया जिसके ऊपर टीडीएस कटना चाहिए था और उसने काटा नहीं, तो उसका जब ऑडिट होता है तो ये एक्सपेंस के ऊपर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब उसे ऑडिट करता है, तो वो ये चेक करता है कि जो जो इनकम जो एक्सपेंस उसके एंड में तो एक्सपेंस ही है, जो जो एक्सपेंस के ऊपर टीडीएस कटना चाहिए था, तो वो सब इनकम का कटा है या नहीं। तो वहां पे अगर उसको पता चलता है कि एक पर्टिकुलर इनकम के ऊपर टीडीएस कटना चाहिए था और कटा हुआ नहीं है, तो वो पूरा एक्सपेंस को वो नोट डाउन करते हैं, उसका 30% को डिसअलाउ कर देते हैं। मतलब 30% आपका इनकम माना जाता है। अगर अगर उसके ऊपर टीडीएस काटते तो वो 100% एक्सपेंस था, आपको मिल जाता। लेकिन अगर आपने काटा नहीं है, उसका 30% आपको इनकम माना जाता है, मतलब इनकम में ऐड बैक कर दिया जाता है। अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है, अगर नॉन रेसिडेंट है, तो वो 100% को इनकम माना जाता है। तो मतलब उसके ऊपर आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। मतलब टैक्स आप ऐसा नहीं दिए तो वो आपको घुमा के आपको ही देना पड़ेगा। तो मतलब वो आपका लाइबिलिटी है, आपको टीडीएस काटना ही है, नहीं तो आपके ऊपर वो लाइबिलिटी बन जाएगा। अभी देखते हैं कौन सा इनकम है जो कि कवर्ड है टीडीएस के अंदर। वैसे तो बहुत सारा इनकम है जो कि टीडीएस रिटर्न में कवर होता है, लेकिन उसमें से कुछ कुछ जो है मेजर इनकम जो जो कि जनरली यूज होता है, जो कि जनरली देखा जाता है कि ये सारा इनकम सोर्स होता है। तो उस चीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किस किस के ऊपर होता है। एक सोर्स आपको पता ही होगा, सैलरी। सैलरी के ऊपर टीडीएस होता है। इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इसके ऊपर भी टीडीएस लगता है। डिविडेंड इनकम के ऊपर भी लगता है। कमीशन इनकम पर भी लगता है। रेंट, लॉटरी एंड गैम्बलिंग, प्रोफेशनल फीस एक्सेट्रा, इस सब के ऊपर लगता है। और भी बहुत सारा है, लेकिन ये जो है मेजर सोर्स है, यही सोर्स है जो कि हम लोग को इन जनरल हम लोग इसके साथ फैमिलियर है, इसके ऊपर ये टीडीएस लगता है। अभी हम लोग समझ लेते हैं टीडीएस रेट्स और थ्रेशोल्ड लिमिट्स, अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम या फिर अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है सोर्स ऑफ इनकम या हेड्स ऑफ इनकम में, तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी हम लोग का चैनल के ऊपर अवेलेबल है, तो उसका लिंक हम आई बटन में दे देंगे, तो वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी हम लोग ये देखते हैं, बहुत सारा इनकम सोर्स ऑफ इनकम हो गया, बहुत सारा इनकम है, जैसे हम लोग पहले ही बोल के आ चुके हैं, बहुत सारा इनकम के है जिसके ऊपर वो टीडीएस एप्लीकेबल है। तो बहुत सारा इनकम है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारा टैक्स रेट भी होगा और सबका अलग अलग थ्रेशोल्ड लिमिट्स भी होगा। तो वो सारा को डिस्कस करना यहाँ पे अभी पॉसिबल नहीं है। तो इसका एक प्रॉपर चार्ट तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं। जैसे कि क्या है कि अभी कोविड के लिए सारा रेट में थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है, थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। लेकिन आफ्टर कोविड ये सब कुछ जैसे नॉर्मल था वैसा हो जाएगा। तो हम जो डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे वो नॉर्मल के हिसाब से रहेगा, मतलब जो नॉर्मल अगर कोविड नहीं होता तो रेट क्या था और आगे जाके भी क्या रेट रहने वाला है, उसी हिसाब से हम एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने लायक ये है, अगर सामने वाला मतलब डिडक्टी का पैन नंबर नहीं है, तो उस केस में रेट जो है वो 20%, और जो रेट वो स्पेसिफिक इनकम के लिए जो भी मेंशन किया गया, दोनों में से जो हायर होगा उतना आपको काटना पड़ेगा। जैसे मोस्टली केस में जो एक ही जो टीडीएस स्लैब है जहाँ पे वो 30% होता है गैम्बलिंग के ऊपर,
उतना बाकी जो उसको छोड़ने के बाद बाकी जितना भी है वो सब में 20 से कम ही है, तो उस सब केस में तो 20 आएगा। खाली गैम्बलिंग केस में 20 या 30, मेरा हायर 30 आएगा, तो 30 आना ही है। बेसिकली यही है, जो भी टैक्स रेट रहेगा स्पेसिफिक इनकम का और 20%, दोनों में से जो हायर है उतना आपको लगाना है, अगर डिडक्ट का पैन नंबर अवेलेबल नहीं है तो। अभी हम लोग ये समझ लेते हैं टीडीएस कब कटना चाहिए और किसको काटना चाहिए। टीडीएस कब कटना चाहिए ये पहले समझ लेते हैं। टीडीएस बेसिकली जब पेमेंट होता है तब काट लेना चाहिए, ये इतना सिंपल है। अब टीडीएस किसको काटना चाहिए? इंडिविजुअल और एचयूएफ को साइड कर लीजिए, बाकी जितना भी आरसीसी बचे उन लोग को अगर कोई वो टीडीएस रिलेटेड पेमेंट कर रहे हैं तब टीडीएस काट सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए एक रिक्वायरमेंट है, उनका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड होना चाहिए, तभी वो टीडीएस काट सकते हैं अगर कोई टीडीएस रिलेटेड पेमेंट कर रहे हैं तो। इसका लेकिन एक एक्सेप्शन है, इंडिविजुअल एचयूएफ का बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड नहीं हो तभी वो टीडीएस काट सकते हैं, अगर वो पेमेंट कर रहे हैं रेंट कितना 50,000 से ज्यादा पर मंथ, तब वो 5% टीडीएस काट सकते हैं। यही एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज बाकी सारा केस में इंडिविजुअल एचएफ को टीडीएस काटने के लिए उनका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड होना जरूरी है। अभी हम लोग ये समझ लेते हैं टीडीएस काटने के बाद जमा कब करते हैं, इसका कोई डेट है क्या, मतलब कितना दिन के अंदर जमा करना पड़ता है या कुछ। हाँ, इसका प्रॉपर डेट मेंशन किया गया है। अगर आप कोई अप्रैल महीना में कोई टीडीएस आप काटते हैं तो उसका पेमेंट आपको नेक्स्ट मंथ का 7 तारीख तक आपको कर देना है, ये आपका ड्यू डेट है, ये डेडलाइन है, इतना इसके अंदर आपको पे कर देना जरूरी है। मतलब हर एक मंथ का उसका नेक्स्ट मंथ का 7 से पहले आपको कर देना पड़ेगा। एक्सेप्ट मार्च महीना में ये 7 मार्च की जगह 7 अप्रैल किया गया, क्योंकि मार्च महीना में ईयर एंड होता है तो बहुत सारा वर्कलोड रहता है, तो इसको आंख में रख के ये थोड़ा ड्यू डेट में एक्सटेंशन दिया गया है। सिर्फ मार्च महीना छोड़ के बाकी सारा महीना में नेक्स्ट मंथ का 7 और मार्च महीना में अप्रैल का 7 फॉर गवर्नमेंट डायरेक्टर रहता है, और लेकिन 30 अप्रैल रहता है अदर डायरेक्टर। गवर्नमेंट डायरेक्टर के लिए यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन अदर डायरेक्टर हुए तो उनको 30 अप्रैल तक का मोहलत मिल जाता है। अभी हम लोग ये समझ लेते हैं टीडीएस रिटर्न, जो हम लोग बात की कि टीडीएस रिटर्न भरना पड़ता है, क्या क्या फॉर्म रहता है उसमें। 3 फॉर्म रहता है टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए। एक होता है फॉर्म 24Q, इसमें क्या जाता है, सैलरी का डिटेल्स। अगर आपने कोई डिडक्टी है जिसका सैलरी का ऊपर आपने टीडीएस काटा है तो उसका डिटेल्स आप फॉर्म 24Q में देंगे। फॉर्म 26Q क्या होता है, अदर देन सैलरी, सैलरी छोड़ के बाकी जितना भी इनकम बच गया, अगर उस रिलेटेड आपने कोई भी टीडीएस काटा है तो उन लोग का डिटेल आप 26Q में भरेंगे। ठीक है। अब फॉर्म 27Q हो जाता है। 27Q होता है अदर देन सैलरी नॉन रेसिडेंट। 26Q क्या हो गया, अदर देन सैलरी रेसिडेंट। ठीक है। और 27Q क्या हो गया, अदर देन सैलरी, और जो डिडक्टी है वो नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म 27Q यूज करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं जो टीडीएस रिटर्न का हम लोग बात करके आए उसका ड्यू डेट क्या होता है। जनरली हर एक क्वार्टर का अलग अलग ड्यू डेट होता है। जैसे क्वार्टर फर्स्ट जैसे अप्रैल से जून होता है तो उसका ड्यू डेट होता है 31 जुलाई। उसी हिसाब से जुलाई से सितंबर का 31 अक्टूबर। अक्टूबर से दिसंबर में यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ, ये 31 जनवरी होता है। वैसे फोर्थ क्वार्टर का थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है आपको, ये तो इसलिए 31 मतलब 30 अप्रैल की जगह 31 मई आपको मिलता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है क्योंकि ये ईयर एंडिंग होता है। अभी तो करंटली कोविड के लिए बहुत सारा ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड हो रखा है, लेकिन ये जो चार्ट है ये नॉर्मल टाइम के लिए ही है, नॉर्मल जब कोविड नहीं था या फिर कोविड जाने के बाद यही इसका सिनेरियो रहने वाला है। अभी हम लोग देख लेते हैं जो जो टीडीएस का हम लोग प्रोसीड्योर देख के आए कि आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करना पड़ता है, इतना टीडीएस काटना पड़ता है। तो अगर हम लोग इसी में से कोई एक चीज में छूट जाते हैं, मतलब हम लोग कर नहीं पाते या तो इंटेंशनली या तो अनइंटेंशनली, तो हम लोग के ऊपर क्या क्या प्रोसीडिंग्स हो सकता है। एक तो हम लोग को लेट फीस लग सकता है, इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लग सकता है। कब कब लगता है ये हम देखेंगे आगे। लेट फीस कब लगता है, अगर आपने टीडीएस रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया। अभी हम लोग पहले ही देख के आए कि टीडीएस रिटर्न को एक स्पेसिफिक डेडलाइन के पहले फाइल करना पड़ता है। अगर आपने वो डेडलाइन पार कर गए, आप डेडलाइन के अंदर फाइल नहीं कर पाए, तो आपको 200 पर डे का लेट फीस लगेगा। ये 200 पर डे का कैलकुलेशन जो है आपका टीडीएस लाइबिलिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब अगर आपका टीडीएस लाइबिलिटी उस पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए 8,000 है, ठीक है, और 200 पर डे का कैलकुलेशन में आप 8,000 ज़्यादा नहीं जा सकते, उससे कम हुआ तो कम, उससे ज़्यादा हुआ तो 8,000 तक ही सीमित रहेगा वो चीज़। इंटरेस्ट कब लगता है, अगर आप कोई चीज़ का टीडीएस कटना चाहिए था अब आपने काटा नहीं है, ठीक है, अप्रैल में काटना चाहिए था, आपने मई में काटा है, तो एक महीने के ऊपर 1% का इंटरेस्ट आपको लग जाएगा। ठीक है। और दूसरा चीज़ है, आपने काट तो लिया है पर आप गवर्नमेंट को पे नहीं किए है,
2 महीना बाद गवर्नमेंट को पे किए, वो 2 महीने के ऊपर 1.5% करके पर मंथ का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। पेनल्टी कब लग सकता है? पेनल्टी कभी लग सकता है अगर आपका जिस जो अमाउंट को टीडीएस कटना चाहिए था आप कटा नहीं है तो वो लग सकता है। ये मे भी है, जनरल केस में पेनल्टी लगता नहीं है, लेकिन लेट फी इंटरेस्ट आपको लग जाएगा, ये मिलता ही है। पेनल्टी बहुत कम लगता है। ठीक है, आशा करता हूँ इस टॉपिक के ऊपर आपका जो भी क्वेरी था वो इस वीडियो के अंत तक आपका सारा क्वेरी सॉल्व हो गया है। इनकेस आपका कोई भी क्वेरी अभी बाकी है तो आप sajidadb@gmail.com पे आपका क्वेरी भेज सकते हैं, या फिर सिंपली आपका क्वेरी जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग जरूर उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।